हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवा वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान, और इसमें चैप्टर नंबर 1 जो पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन था वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। और उसके जो एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको आज ही कल में मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप अलग अलग करके, जैसे आप गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, जितने भी उसके क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाईक्यू रहे हैं या आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जाते हैं, या नीट हो या आपका बोर्ड हो, ठीक, दोनों के लिए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, द बायो वाला पर, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आपका ये चैप्टर नंबर 2, ठीक, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर काटने के बाद में आपका मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसके हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 2 है। और वैसे पुराने एनसीईआरटी हिसाब देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर की बात है, वो फिलहाल में है नहीं आपका। तो ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, 2 अध्याय है जीव विज्ञान का, जिसमें आप पढ़ेंगे मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यदि आप लोग अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फर्स्ट भी जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी डिटेल एक एक करके वन बाई एक, मतलब ज्यादा ही लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी सी वीडियो है आपके लिए 40-45 मिनट की, तो आप फटाफट उनको कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो भी बैकलॉग रहे थे वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे आपका मानव जनन, ठीक है। तो मानव जन्म में बेटा हम बात करेंगे आपकी आज, ये तो इंट्रो था, हटा देंगे इसको। ये क्वेश्चन आपकी अच्छी धमाकेदार पीडीएफ लेके आ रहा हूं, तकरीबन 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन में एक चैप्टर करवाऊंगा, तो इसमें देखेंगे मानव जन्म में। तो मानव में जन्म की बात करते हैं तो जनन यानी रिप्रोडक्शन ही होता क्या है, ठीक। तो बेसिक बात करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी जनन, रिप्रोडक्शन। री बेटा होता है, री मीन्स होता है अगेन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, ठीक है, अगेन टू प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जनन किससे कहेंगे, जनन क्या है, तो आप ये बोलोगे जीव द्वारा, ठीक है। क्या लिखोगे, जीव द्वारा अपनी अपने जैसी संतति उत्पन्न करना, अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। कोई भी जीव है, वो जीव इन फ्यूचर में अपने जीन को, अपने स्पीशीज को आगे ले जाना चाहता है, ठीक, अपने वंश को चलाना चाहता है, सिंपल सी बात। तो वंश को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जनन करना पड़ेगा, उसको जनन करना पड़ेगा, ठीक। अब इस जनन में क्या होगा, इस जनन में क्या होगा, तो ये जनन जो होता है आपका अलग अलग होता है, ठीक है। एक जनन में बात करते हैं तो एक होता है आपका लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। मतलब इसकी प्रकार ही बात करें जनन की, एक होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जो जीव होते हैं वो आपके दो तरह से जनन करते हैं, अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक। आज हम बात करेंगे अपने, हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें तो मानव जनन पढ़ना है, ठीक। तो मानव की जो बात करते हैं, मानव कैसा जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो लैंगिक जनन होगा, ठीक है, मानव में लैंगिक जनन होता होगा, तो इसमें क्या, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेंगे, इसमें गैमेट्स बनेंगे, बने तो युग्मनक बोलेंगे, युग्म बनेंगे, युग्मक बनेंगे, ठीक है, युग्मक बनेंगे। वो आपके युग्मक दो होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे मैं अपनी बात करूं मानव में, ठीक, ये सिंपल सी बात किसकी हो गई आपकी, जन किसे कहते हैं और जन के प्रकार। हालांकि ये आपको कोई टॉपिक नहीं है पढ़ना, लेकिन हाँ आप 12th में हो, आप 12th में हो, और जब आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल टाइम पर आपको ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पुट अप करता है, जिनका आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये आपका ये जनन, कितने जनन क्या होते हैं, जनन के प्रकार, ये सब फर्स्ट चैप्टर में था, और फर्स्ट चैप्टर आपका है नहीं,
ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लास्ट ईयर प्रैक्टिकल में हमारे ये प्रैक्टिकल हुआ था, उसमें एग्जामिनर ने बच्चों से पूछा था जन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जन आपके दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक होता है। ठीक, फिर आप बोले सर इसका ये क्या बना हुआ है, तो इसकी भी बात करेंगे आपकी, लेकिन छोटा थोड़ा सा हम इंट्रो लेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा ना, मानव जनन तंत्र, तो इसको शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मुझे अभी इसका होना चाहिए क्लियर। ठीक है, जनन से शुरू करने से पहले, तो जनन में मैंने आपके क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या रहती है, कुछ आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग आपकी घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात क्या रहती है, जो इंसान में क्या होता है आपका, इंसान में क्या होता है, इंसान में मानव में क्या होती है, एक लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो पहले तो इस शब्द को समझेंगे, एनसीईआरटी का शब्द है लैंगिक द्विरूपता। मतलब इंसान जो होता है, मानव जो होता है, इसमें नर और मादा, नर और मादा, इनमें अलग अलग, क्लियर मतलब क्या होता है, विभेद होता है, द्विरूपता होती है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर मादा कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां पर भी आपको क्वेश्चन बनता है, नर मादा अलग अलग है। ठीक है, तो कैसा, नर और मादा अलग अलग है दोनों। तो यहां पर इसके अनुसार जो होता है, जो मानव है वो कैसा हो जाएगा आपका, एक लिंगी प्राणी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा कैसे होते हैं, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग आपके गैमेट बनते हैं। ठीक है, जो गैमेट युग्म बनते हैं वो अलग अलग वर्डिंग बनते हैं। तो इट मीन्स क्या, मानव कैसे आपका एक लिंगी प्राणी हुआ। ठीक, ऐसे लैंगिक द्विरूपता की बात करते हैं तो सिंपल से देखेंगे हम, नर और मादा में क्या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे तो नर में क्या होते हैं, नर में लैंगिक द्विरूपता कैसी पाई जाती है, मतलब एक फिजिकली, मतलब जो आप बॉडी से, बॉडी स्ट्रक्चर देख के गैस कर लोगे कि ये लड़का है ये लड़की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहां पर बात करेंगे नर में क्या होता है आपकी, नर में क्या होते हैं, इनके चेहरे पर, चेहरे पर बाल होते हैं। ठीक है, बाल उग आते हैं, उग आते हैं। इन पर मादा में ये बाल नहीं होते हैं। देखो पहला डिफरेंस है, बिल्कुल लैंगिक द्विरूपता दिखा रहा है कि इनमें नहीं होंगे, इनमें बाल होंगे, लेकिन चेहरे पर बाल होते हैं। दूसरी बात करेंगे तो मादा में क्या होता है, मादा में मासिक चक्र चलता है, मासिक चक्र इसमें नहीं चलता है। ठीक, दूसरी यदि बात करते हैं तो नर में क्या होते हैं, नर में प्राथमिक जो आपके लैंगिक अंग होते हैं, अभी बात करें प्राथमिक द्वितीय की, तो प्राथमिक जो अंग होते हैं वृषण होते हैं, और मादा की बात करते हैं इसमें आपका अंडाशय होता है। ठीक है, क्या होता है, अंडाशय होता है। दूसरा और विभेद क्या करते हैं लैंगिक द्विरूपता में, तो और विभेद होता है, जो नर की आवाज होती है, नर की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, भारी होती है, मोटी होती है। ठीक है, यदि मादा की बात करते हैं बेटा, स्त्री की बात करते हैं, तो इनकी आवाज कैसी होती है, मधुर होती है, मधुर और सुरीली होती है। ठीक है, मधुर स्वरीली होती है, स्वरीली, पतली, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ऐसी आवाज होती है। और इनके कंधे चौड़े होते हैं, क्या लिखेंगे आगे, कंधे चौड़े होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं। ठीक, और इनके कंधे कैसे होते हैं, तो इनके मतलब नहीं होते हैं, इनके चौड़े नहीं होते हैं। इनके बॉडी कैसे होते हैं, हाथ पे जो आपके जो हाथ होते हैं लड़कियों के सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और इनके थोड़े से हार्ड टाइप के होते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा क्या है, मतलब एक विभेद होता है, लैंगिक द्विरूपता होती है लड़का एक लड़की में। ठीक है, क्या होती है आपकी, विभेद मतलब अंतर होता है दोनों में। ठीक, आगे देखेंगे, इसमें चौड़े होते हैं, पतली होते हैं, लैंगिक द्विरूपता की बात में आगे हम बात करते हैं आपके। तो इसमें आपके क्या कुछ स्टेप बाइक होते हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं चरण, जैसे मानव लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं तो उनकी बात करेंगे अब। ठीक है, जनन के लिए सबसे पहले क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, जनन के लिए सबसे पहले मानव जन्म में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, मानव जन्म के लिए सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है उसकी बात करेंगे। दूसरी लैंगिक द्विरूपता में एक और जो है बात करते हैं, तो लैंगिक द्विरूपता में क्या होता है आपका,
जो इगुमक जो बनते हैं वो मैंने बता दिए थे। दूसरी चीज आपकी रहती है एक और जो अच्छा सा एग्जाम्पल रहता है आपका लैंगिक दूरता में। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। यहां से बात करेंगे आप किसकी, लैंगिक जो चांद होते हैं, अवस्थाएं बोलेंगे, जनन की अवस्थाएं। क्या, तेजस, ठीक है, प्रावस्था। चलो अवस्था बोलेंगे, मतलब क्या होगा, जनन की प्रक्रिया। तो जनन की प्रक्रिया में होगा क्या क्या होगा, मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी तब जाकर के जनन सिंपल सा संपन्न होगा। मतलब एक जीव, मतलब एक कोई भी ह्यूमन बॉडी, एक कपल, सिंपल सी बात करें, क्योंकि अकेला नर या मादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पूरा कपल जो होता है आपका, एक लड़का एक लड़की, वो मेल और फीमेल किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जो फाइनली जाकर के एक बेबी को जन्म देती है। ठीक है, एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे बेटा आपके, तो सबसे पहले क्या होगा इनमें, स्टार्टिंग में सबसे पहले इनमें क्या होता है आपका, युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होगा। जनन के लिए सबसे पहले क्या होती है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस इसके अंतर्गत होता है बेटा, इसकी बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस में। तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलता है, इसमें शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण। ठीक, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु की जो बात करते हैं, ये आपके नर में कहाँ बनते हैं, वृषण में, और ये मादा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में बनते हैं। ठीक, अंडाणु ये कहाँ बनते हैं, वृषण बनते हैं। तो ये क्रिया आपकी होती है युग्मक जनन। ठीक, इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या रहता है आपका, युग्मक जनन हो गया। युग्मक जनन के बाद में क्या होता है, वीर्य सेचन होता है, क्योंकि अब युग्मक अलग अलग है, अभी युग्मक मिले नहीं है। तो इसके लिए क्या होना होगा, इसके लिए होना पड़ेगा भाई वीर्य सेचन। एक क्रिया होती है वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। ठीक, इंसेमिनेशन इसमें क्या होता है, इसमें जो नर के शुक्राणु होते हैं, बात करेंगे नर के शुक्राणु, नर के शुक्राणु मादा की योनि में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कर दिए जाते हैं। तो ये जो घटना होती है, ये प्रक्रिया हो जिसे वीर्य सेचन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या होगा, जब वीर्य सेचन हो जाएगा तो अगली जो घटना घटेगी उससे बोलेंगे युग्मनज। युग्मनज, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपका, युग्मनज से पहले क्या निषेचन रहेगा, निषेचन, निषेचन से युग्मनज बनेगा, निषेचन, निषेचन। अब देखो स्टेप बाय बाय मिलाते चलना क्या है पूरा जन आपको प्रोसेस, और ये लास्ट तक आपको याद रखना है कि जब मैं पढ़ूंगा ये डायग्राम और एक सेकंड वाला डायग्राम जो पढ़ेंगे, सारी क्रिया पढ़ेंगे। युग्मक जनन शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे। ठीक, सेकंड में क्या होगा, नर के शुक्राणु मादा के योनि के स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ओके, अगले स्टेप पे क्या होगा, अब मादा से इनका निषेचन होगा। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे, शुक्राणु, निषेचन किसे कहते हैं, क्या होता है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन यहां से क्लियर हो जाएगी आपकी, परिभाषा इसकी, शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणुओं का मिलन। ठीक है, सिंपल सी बात में लिख दी मैंने, क्या होगा, शुक्राणु व अंडाणुओं का मिलन होगा। शुक्राणु अंडाणुओं का मिलन होगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर निषेचन, अब निषेचन जब हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, इसके बाद में क्या बनेगा भाई, युग्मनज बनेगा। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो यहाँ पर युग्मनज की बात करते हैं भाई, तो युग्मनज में क्या रहेगा आपका, निषेचन के बाद हर एक जो प्रक्रिया जो है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये प्रक्रिया जो प्रोसेस लिख रहा हूँ, ये जो मेथड है जो है जनन का, जनन होगा, युग्मक जनन होगा, वीर्यसेचन, निषेचन और युग्मनज। ठीक है, ये लोग सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये मिस हो जाएगा सीधा ये आ जाएगा, या ये नहीं होगा सीधा ये हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता भाई, ये हो नहीं सकता।
तो एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है आपको। क्या होगा इसमें, निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज जिसे जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक, जाइगोट बोलते हैं इसको। एक सेकेंड, चलिए अगली जो आपकी स्टेप रहेगी 5 नंबर पर। अब ये जब युग्मनज बन जाएगा तो अब यहां से क्या होगा, इसमें विभेदन होगा। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे विदलन। ठीक है, क्या बोलेंगे, विदलन बोलेंगे, विदलन, विदलन। ठीक, विदलन। देखो यहां से क्या होता है बेटा, एक चीज मैं सिंपल से और भी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। तो शुक्राणु ये आपके अगुणित होते हैं और अंडाणु ये भी अगुणित होते हैं। यहाँ से जो युग्मनज बनता है ये अगुणित द्विगुणित बन जाता है। कैसा, द्विगुणित है। तो मैं यहां पर लिखूंगा द्विगुणित। विदलन में क्या होता है आपका, विदलन में होता है द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज जो आपका जाइगोट बना है द्विगुणित। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका लगातार विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, क्रमवार विभाजन से, विभाजन से मोरूला, ठीक है, कोरकपुटी, कोरकपुटी, ब्लास्टूला जिसे बोलते हैं, मोरूला, ब्लास्टूला, कोरकपुटी। और क्या रहता है आपका, गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला में बदल जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रूला में बदल जाएगा। ओके, इसके बाद में अगली स्टेप रहती है आपकी स्टेप नंबर 6। इसमें क्या होगा, अब ये बदल जाएगा। यहां से देखो ये जो घटना घटती है आपकी, बताएंगे जब हम पढ़ेंगे फीमेल बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसमें आप घटना एक पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है ये सब कुछ। और फैलोपियन ट्यूब से जो अंडाणु ये जो युग्मनज होता है वो नीचे के लिए आता है, और जहां पर आकर के ये गर्भाशय से आकर के, गर्भाशय में आकर के चिपक जाता है। इस फॉर्म में आता है गैस्ट्रूला। ठीक है, गर्भाशय आकर चिपक जाता है। तो अब यहां से क्या होगा आपका, जिसे चिपक जाएगा तो वहां उसे बोलेंगे अंतररोपण। क्या बोलेंगे, अंतररोपण। ठीक, अंतररोपण जिसे बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो अंतररोपण में बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे गैस्ट्रूला या युग्मनज, भ्रूण। ठीक है, कुछ भी लिख लो, चलो लिख लेंगे भ्रूण, गर्भाशय में, गर्भाशय की परत यानी दीवार से चिपक जाता है, और फिर ये वहीं से ये उसकी दीवार से क्या अपना पोषण लेना शुरू कर देता है, प्लासेंटा बन जाता है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसे क्या बोलेंगे, अंतररोपण बोलेंगे, चिपक जाता है। चलो, चिपक जाता है। ओके, इसके बाद में अगली और एक चीज बताना चाहूंगा, जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसके बाद में जो मासिक चक्र होता है वो रुक जाता है। ठीक, मासिक धर्म जो होता है वो नहीं होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि अब जो निषेचन होने के बाद में अब जो दीवार जो आपकी जो गिरती है इसमें एंडो, अंतः गर्भाशय, ठीक, एंडोथीसियम, एंडोमेंट्रियम बोलते हैं, एंडोमेंट्रियम, एंडोमेंट्रियम जो बोलते हैं, जिसे गर्भाशय की जो अंदर दीवार होती है अंतः गर्भाशय, तो वो अब नहीं टूटेगी। वो नहीं टूटेगी मतलब क्या, वो मासिक चक्र रुक जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो भ्रूण है वो आकर के चिपक गया आकर के। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अंतररोपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतररोपण बोलेंगे। इसके बाद में अगली जो स्टेप आती है 6-7 नंबर की, जिसे बोलते हैं गर्भा अवधि।
गर्भा अवधि। ठीक, गर्भावधि। इसमें क्या होता है, गर्भावधि की बात करते हैं बेटा, इसमें निषेचन से, ये समय होता है निषेचन से प्रसव तक के समय को क्या कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। अब ये गर्भा जो अवधि होती है, मतलब हम लोग अपनी बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं मानव में, तो महीनों की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो दिन में आपकी 270 दिन, ठीक है। और महीनों की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन आपका कितने, 9 महीने 9 मंथ होते हैं, ठीक है। कितने महीने होते हैं, तो 9 महीने होते हैं। सिंपल सी बात है, सबको फिलहाल में पता होगा ये चीज, ओके। इसके बाद में अगली स्टेप जाती है फाइनली आपकी 8, इसे बोलते हैं प्रसव। प्रसव, अब यहां से क्या है, देखो ये सारी घटनाएं हो जाती हैं 9 महीने के बाद में। जो भ्रूण था, जो गैस्ट्रूल अवस्था में था, जो सिंपल सा एक ऐसे फुटबॉल जैसा, मतलब एक फुटबॉल इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक गोल गोल टाइप की जो होती है कोशिकाओं का जो समूह होता है गैस्ट्रूला, वो चिपकता है, 9 महीने तक रहता है माँ के गर्भ में, गर्भाशय में रहता है, और एक परिपक्व बेबी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में 9 महीने के बाद क्या होगी, उसकी डिलीवरी होगी, इसे बोलेंगे प्रसव, ठीक है, प्रसव। तो अब ये प्रसव जो क्या होता है, आपके बच्चे का मां के गर्भाशय से बाहर आना, गर्भाशय से बाहर आने की क्रिया, बाहर आने की क्रिया होती है, उससे प्रसव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रसव बोला जाता है। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे युग्मक ध्यान पढ़ना है, वीरसेचन पढ़ना है। अब ये नहीं कि इसको पढ़ना भाई, इनके अंतर्गत यानी कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, ठीक। सारे प्रोसेस आपको 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अब इसको मिटाएंगे और आगे अब हम लिखेंगे अगली चीजें जो आपके, ये तो आपकी सिंपल से स्टेप बाय मैंने बता दिया आपको, क्या क्या नहीं कि कोई गायब हो जाती है, हर स्टेप आपको पढ़नी है, क्या कहां से स्टार्ट होगा, कौन सा, इसके बाद में क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन से पहले क्या हुआ था, वो सारी घटना एक एक करके मैंने आपको पूरी जो प्रक्रिया थी वो समझा दी, जन्म की कैसे कैसे जन्म होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जन्म में आपके अंगों के बारे में, मतलब बोले सिंपल से जननांग, ठीक है। इसकी बात करेंगे आपके जनन अंग, ठीक। तो जनन की जब बात करते हैं आपके, तो स्त्री और मादा, सॉरी स्त्री मादा एक हो गया, नर और मादा, ठीक, स्त्री और पुरुष, इसमें जनन जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपका 1 सेकंड और लूंगा, जनन अंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जनन अंग, जनन अंग की जो बात करते हैं आपके, तो ये 2 तरह के होते हैं जनन अंग, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं बेटा। एक से बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, ये जनन अंग बोलेंगे। दूसरे आपको होते हैं द्वितीयक, ठीक है। क्या बोलेंगे, दूसरे क्या होते हैं आपके, द्वितीयक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक। थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी और पीऊंगा क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक अंग की बात करते हैं आप लोग यहां से। तो प्राथमिक अंग कौन से होते हैं बेटा, जो जनन में मेन भूमिका निभाते हैं। जनन में मेन भूमिका कैसी रहेगी, मेन रोल रहता है, इंपोर्टेंट रोल क्या रहता है, युग्मक का, मतलब युग्मक कौन से बना रहे हैं, ठीक। युग्मक कहां बन रहा है, युग्मक बनाने वाले जो अंग होते हैं उन्हें हम प्राथमिक बोलते हैं। इसके बाद में जो सहायक होते हैं, अदर अंग जो होते हैं जो सहायता करते हैं बनाने में, पूरी जो हेल्प करते हैं, वो आपके कैसे बोले जाएंगे, उन्हें बोलेंगे आपकी द्वितीयक अंग, ठीक। तो यदि हम बात करते हैं प्राथमिक अंग, नर में बात करेंगे, ठीक, तो नर में क्या हो जाते हैं आपके, वृषण हो जाते हैं, ठीक। और स्त्री में बात करते हैं, मादा की बात करते हैं, तो फीमेल में मादा में क्या हो जाते हैं आपके, ये अंडाशय हो जाते हैं, ठीक। ओवरी हो जाएंगी, अंडाशय हो जाएंगे। और देखिए ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं, ठीक, ध्यान रखना आपको, ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं। तो बेटा ये तो हो गए प्राथमिक अंग, ठीक। कौन से हो गए, प्राथमिक अंग, वृषण हो गए और अंडाशय हो गए, ठीक।
थोड़ा सा और बात करेंगे सर ये क्या करते हैं, तो मैंने इनको अभी तुम्हें बताया था लिख करके, ये शुक्राणु बनाते हैं। शुक्राणु आपका नरयुग्मक होता है, और ये अंडाणु बनाते हैं जो आपका मादा युग्मक होता है। ठीक, तो मैंने अभी क्या बोला था, प्राथमिक कौन से होते हैं, जो युग्मक का निर्माण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, युग्मक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये सहायता कर रहे हैं भाई, बनाते नहीं है, ये जन्म में सहायता करते हैं, हेल्पर है भाई, ये सहायता करते हैं। ठीक, तो सहायता में तो बात करते हैं हम किसमें, नर की बात करेंगे। तो नर में देखो, नर में क्या क्या आपके सहायक अंग होते हैं, तो नर की बात करते हैं सहायक की, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका वृषण कोश। ठीक है, इसके बाद में अधिवृषण, अधिवृषण हो गया। इसके बाद में आपका शुक्राणु वाहिका हो जाएगी, शुक्राणु वाहिनी, शुक्र वाहिनी। ठीक है, नर की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, शुक्र वाहिनी हो गया, शुक्राशय हो गया, शुक्राशय। ठीक, बहुत सारी ग्रंथि। उसके बाद में आपका जो मैन है वो लिख हम भूल गए, उसका लिख लेंगे सेशन को। अभी ग्रंथि जो है वो मैं अभी जब यहाँ पर लेवल करेंगे तो बता देंगे। इसमें केवल इसको छोड़ करके ये छोड़ दो, क्योंकि ये है भाई, ये सेम एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बाकी जो दिख रहा है पोर्शन वो सब सहायक में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा बात कर लेंगे भाई मादा में स्त्री भी क्या क्या होते हैं। तो स्त्री की बात करते हैं, स्त्री में क्या क्या होता है सहायक अंग में। तो स्त्री के सहायक अंग की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होती है आपकी अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी होती है। ठीक है, अंडवाहिनी, इसमें क्या होता है शुक्राणु, शुक्रवाहिनी होती है, इसमें अंडवाहिनी होती है। ठीक है, इसके बाद में और बेटा क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, गर्भाशय होता है, और क्या होता है, योनि होती है। ठीक है, ग्रीवा होती है, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ये सब इसके क्या रह जाएंगे, आपके सहायक ग्रंथियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे आपकी सहायक ग्रंथियां, सॉरी सहायक अंग बोलेंगे, सहायक ग्रंथियां नहीं बोलेंगे, सहायक अंग। ये कहीं ना कहीं जाकर के सहायता करते हैं, तो ये आपके कैसे द्वितीयक हो गए। ओके, अरे जननांग जो होते हैं कैसे होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। ओके, तो अब देखो प्राथमिक द्वितीयक के बाद में बेटा इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, प्राथमिक कौन सा है और द्वितीयक कौन सा है। और आप अपना नोट्स बना रहे हो वैसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा याद करने के लिए इस वजह से को ऐसे पढ़ाया है। ठीक है, अलग करके दोनों चीज साथ साथ में, द्वितीयक और प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, आपका जो मेन टॉपिक है, जो आपकी हेडिंग है। ठीक है, जो आपने थंबनेल में देखा है, तो थंबनेल में बेटा आपने क्या देखा है, थंबनेल में आपने देखा है नर जनन तंत्र को। किसको देखा है, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र देखा है, जिसमें जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र। तो पहले भाई इसको हम जानेंगे, इसका नामकरण करेंगे। ठीक, डायग्राम तो मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि बीच में वीडियो रोक के बनाओ और तो वो फिर मतलब टाइम वेस्ट करना है। इसमें नाम लेबल करेंगे क्या कहां पर है उसके बारे में। ठीक, उसके बाद में कुछ लिखूंगा जब तक जितना होगा आपका, और पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इसकी बात करते हैं बेटा, ये क्या है, ये जो पूरी संरचना दिख रही है आपकी ये पूरी, इससे हम बोलते हैं वृषण। दो होते हैं वृषण। तो अब मैं यहां पर इनका नाम लिखूंगा, इधर क्या है, वृषण है। ठीक है, तो हो जाएंगे वृषण हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में ये जो नली जा रही है, ये पाइप जा रही है ये वाली, इसका नाम बेटा हो जाएगा शुक्र वाहिनी। क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिनी। अब ये शुक्र वाहिनी ये जाती है आपके ऊपर के लिए जाती है, और जो मूत्र वाहिनी होती है उसके पीछे से, उसके पीछे से मूत्राशय, जो आपके मूत्राशय की आगे जो होती है पीछे एक ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं, शुक्राशय। तो ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्राशय। उसमें जाकर के ये खुलती है, क्या नाम हो जाएगा, शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय।
तो ये क्या हो जाएगा आपका शुक्रवाहिनी हो जाएगा और शुक्राशय हो जाएगा। ओके, आगे अगली बात करते हैं। शुक्राशय, ये आपकी घटना हो गई। अब थोड़ा सा देखेंगे वृषण के अंदर की इसको, क्योंकि ये आपका ये पूरा वृषण है, ठीक है। थोड़ा सा और बता दूं, वृषण जैसे जो वृषण होता है अंदर वाला, इसके बाहर जो क्या है, ये बाहर जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश बोलते हैं। कोश मतलब क्या, एक थैली संरचना होती है, थैली जैसी, जो अलग अलग होता है। लेकिन आपके लिए क्या होता है, आपके जब देखते हैं तो उसमें सिंपल से एक ही रहता है, इसमें अलग अलग करके बनाया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा, हल्का सा ये ऐसे करके यो इसके अंदर रहते हैं। तो ये जो पूरा वृषण कोश होता है, थैली की संरचना होती है, उसके अंदर क्या रहते हैं, आपके वृषण बंद रहते हैं, ठीक। इसके बाद में इसमें देखेंगे तो वृषण कोश हो जाएगा। अब इसमें देखो यहां से कहानी क्या है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से, इसकी जो ऐसी दिख रही है, ये आपकी एक पाली जैसी होती है संरचना, पाली। पाली, तो इनका जो पाली बोलते हैं, कौन सी पाली हो जाती है, तो इनका नाम है वृषण पाली। क्या नाम हो जाएगा? वृषण पाली। और बेटा इनका नंबर भी मैं यहां पर लिखूंगा और आप याद करिए, एक वृषण में 250 वृषण पालियां होती हैं। एक वृषण में 250 वृषण पालियां होती हैं, ठीक। ज्यादा डिटेल जाएंगे जब केवल पढ़ेंगे वृषण, तब बताएंगे इसकी आगे कहानी। इसके बाद में वृषण पाली से आगे जाते हैं तो यहां पर क्या होता है आपका, ये जो संरचना दिख रही है ऊपर वाली, ये वाली जो यहां से भी स्टार्ट हो रही है जो जीते करके, इसे बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अधिवृषण बोलेंगे, ठीक। अधिवृषण जो होता है वो नीचे से इस प्रकार से एक नली में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी, जो मैंने उधर लिख दिया। देखो जो चीज इधर है वही उधर है, ठीक। तो मैं आपको समझाने की वजह से कर रहा हूं। इसके बाद ये शुक्रवाहिनी हो गया, ये जो शुक्रवाहिनी हो जाती है, और ये जो आपकी अधिवृषण, अधिवृषण के नीचे ये जो दिख रहा है रेड रेड वाला, यहाँ पर छोटी छोटी सी नली होती है, एक पाइप होती है। इन पाइप का क्या नाम होता है, नली का क्या नाम होता है, डक्ट का, इन्हें बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। वो वाहिनी है, ये वाहिका है, शुक्रवाहिका। क्योंकि मैं एक नाम है तो एक लिखो शुक्रवाहिका, वैसे शुक्रवाहिकाएं वो शुक्रवाहिनियां, ठीक है। नाम याद रखना, वाहिनियां, शुक्रवाहिनियां। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका? शुक्रवाहिका। थोड़ा सा इंग्लिश नाम इसका लिखेंगे, जिसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। और इनका नाम हो जाता है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया, ये वासा डिफरेंसिया हो गई, थोड़ा सा नाम सीख ले। ये आपका एपिडिडाइमिस होता है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर क्या होती है, ये जो कुछ आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट नहीं, यहाँ पर एक जाली की संरचना होती है, वृषण जालक बोलते हैं, रिएक्टेड टेस्ट बोलते हैं। क्या नाम हो जाएगा? वृषण जालक। वृषण जालक, ठीक। रिएक्टिव टेस्टिस बोला जाता है। अब थोड़ा सा आगे ऊपर जाएंगे, नीचे तो खत्म कहानी, ये शुक्राशय तक हो गया था। ये जो संरचना जो होती है पूरी, यहां से ये वाली ऐसी, इसे बोलते हैं पूरा आपका एक मूत्राशय होता है। क्या नाम हो जाएगा इसका? मूत्राशय। हालांकि हमें इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों पास पास होते हैं, इस वजह से। मूत्राशय, ठीक। ये आपका ये शुक्राशय हो गया, ये भी शुक्राशय हो गया, शुक्राशय। शुक्राशय के नीचे की बात करते हो, आपके इस ग्रंथि की बात करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या हो जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। और ये जो ग्रंथि होती है, ये इसका कहीं पर आपको नाम काउपर मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें कंद मूत्र पथ ग्रंथि मिलेगा, कंद मूत्र पथ ग्रंथि मिलेगा, क्योंकि ये मूत्र के पथ में होती, रास्ते में होती है, ठीक। तो काउपर मिलता है। और ये एक नाम है जिसे बल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। बार बार बोलते हैं तो भी आपकी कुछ कहना कुछ हो जाता है।
तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, मैं सिंपल हुए काउपल लिख दूंगा, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं काउपल लिख दूंगा। दूसरा नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में ये जो कहानी दिख रही है आपकी थोड़ी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम बोलेंगे। इसके अंदर जो संरचना दिख रही है, ये जो पाइप जो दिख रहा है पूरा, ये आपका मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, अब वृषण के जो वृषण नहीं सॉरी, जो आपका शिशन होता है, शिशन, शिशन के जो आगे वाला जो भाग होता है, ये फूला वाली पार्ट दिख रहा है, ये शिशन मुंड होता है। ठीक है, क्या होता है, शिशन मुंड होता है। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा शिशन मुंड। ठीक, तो ये आपके सिंबल्स भाई बेल डायग्राम, बेल लेवल डायग्राम रेडी हो गया है। अब आप इसको बना करके और सारे नाम अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना है जो चीज जहां पर है वहीं पर रहेगी, अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे। साइज छोटा बड़ा, ठीक है, इससे अच्छा बना सकते हो आप लोग, लेकिन नाम बेटा चेंज मत करना, नाम जैसे मैं लिखे हैं नाम यही रखना। ठीक है, क्योंकि ये मेन चीज होती है लेवलिंग की, लेवलिंग आपकी सही है तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, और अब ये आपका पूरा खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि, हालांकि मैं नाम तो यहाँ पर लिख दिए हैं सारे कि कौन कौन सी ग्रंथि यहाँ पर काम आते हैं, कौन कौन सी ग्रंथि, कौन कौन से अंग आपके होते हैं, वो सारी चीजें फिर भी थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, आगे लिख करके बताएंगे इसमें क्या क्या रहता है। ठीक, तो हम बात करते हैं आपकी नर में, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में एक जोड़ी प्राथमिक, ये बार बार लिखूंगा ताकि आपको ये प्राथमिक और द्वितीयक में पता चल पाए कौन सा प्राथमिक कौन सा द्वितीयक है। ठीक है, प्राथमिक जननांग, नर में एक जोड़ी प्राथमिक जननांग वृषण, वृषण वृषण गुहा में पाए जाते हैं। वृषण वृषण होते हैं लेकिन वृषण गुहा में पाए जाते हैं। वृषण गुहा में, उदर गुहा के बाहर, जो आपका उदर गुहा होता है इससे बाहर, ठीक, उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर, ठीक है, उदर गुहा से बाहर श्रोणी क्षेत्र, ये लिखिए कहां होते हैं, श्रोणी क्षेत्र में स्थित होते हैं, में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये वृषण की बात करते हैं, तो वृषण आपके नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, प्राथमिक जननांग वृषण, वृषण गुहा में उदर गुहा से बाहर श्रोणी क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक, अभी वृषण गुहा से बाहर, सॉरी वृषण गुहा में होते हैं लेकिन कहा मैंने बोला उदर गुहा से बाहर होते हैं, उदर भी क्यों नहीं होते, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वृषण जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग में वृषण कोष में नहीं आते हैं। ठीक है, जो वृषण होते हैं ये आपके 7वें महीने में, नोट करेंगे 7वें महीने में वृषण कोष में आते हैं, भ्रूण के 7वें महीने, ऐसे नहीं भ्रूण अवस्था में, थोड़ी नहीं भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा 7वीं अवस्था में होगा मां के पेट में, तब ये आकर के वृषण कोष में आ जाते हैं। ठीक है, वृषण कोष में आते हैं, वृषण 7वें महीने में वृषण कोष में आते हैं। ठीक है, वृषण कोष में आते हैं। इससे पहले क्या थे, तो इससे पहले यानी 7वें महीने से पहले क्या रहते हैं, वृक्क के पास रहते हैं, किडनी के पास, जो किडनी होती है आपकी दो, तो वृक्कों के पास रहते हैं, किडनी के पास रहते हैं, किडनी के पास होते हैं। ठीक, भ्रूण के 7वें महीने में ये खसक करके नीचे आ जाते हैं और आगे फिर वे आपके बाहर रहते हैं। दूसरी चीज बात करेंगे, जो वृषण होते हैं ये आपके बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि चलो मैं यहां पर लिख ही देंगे आपके लिए, वृषण
शरीर, जो शरीर की बॉडी हो, शरीर से बाहर, चलो पूरा नहीं लिखेंगे, शरीर से बाहर क्यों होते हैं, ठीक है। वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं क्योंकि इनके लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए, कम तापमान, शरीर से 2 से 3 डिग्री तापमान कम हो, ठीक। तब ये कैसे आएंगे, इसीलिए कैसे बाहर रहते हैं, मतलब शरीर के तापमान से 2 से, अब सिंपल सी बात करें, शरीर का तापमान कितना, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना होता है, 37 डिग्री, वैसे 36.8 कुछ रहता है आपका, लेकिन मैंने मान लिया अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 37। अब 37 है तो 37 में से यदि हम बात करेंगे वृषण तापमान कितना होगा, तो वृषण की बात करते हैं आपकी, या तो 35 मिलेगा, 35, ठीक है, या कितना मिलेगा आपको, 34 मिलेगा, 34 से 35, सही है ना, ठीक। 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में इनका तापमान रहता है, ठीक। ये तापमान क्या रहता है, जो आपकी क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है, ये ताप कैसे है, शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। शुक्र जनन के लिए यह तापमान होता है वो अनुकूल होता है, आवश्यक होता है, इससे ज्यादातर शुक्राणु जो है उनका निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में कहानी, तो इसी देखेंगे, इसमें देखो पूरी आपकी क्या मैंने बताया, नर जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र। अब हमें पढ़ना क्या है, आपको अगले लेक्चर में बात करेंगे केवल इसकी, इस वाले पार्ट की, यानी वृषण, वृषण की बात करेंगे, वृषण की काट काटेंगे, ठीक है, उनकी बात में अगली बात। इसको और इसको आप इतने के लिए अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपने, और ये चीज मैंने ऐसे लिख रखी है, आप अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, कि 7वें महीने में वृषण कोष में आते हैं, और वैसे इससे पहले कहाँ रहते हैं, तो वृषण कोष के पास रहते हैं, और शरीर के तापमान से कितना, इतना तापमान इन्हें कम चाहिए होता है, ठीक है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्र जनन की क्रिया के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं, ठीक है, यही तापमान रहता है शुक्र जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ में, ओके।